हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर डॉक्टर्स। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज अच्छी चल रही हो, क्लासेस भी आपकी रेगुलर चल रही होगी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रेस्पिरेटरी यूनिट, जो कि फिजियोलॉजी की अपनी चल रही थी। उसके अंदर अपन ने देखा था कैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है, कौन कौन सी ऑर्गन्स क्या क्या पार्टिसिपेट करते हैं, किस तरीके से इंस्पिरेशन होता है, किस तरीके से एक्सपिरेशन होता है। ठीक है। उसके बाद में अपन ने देखा था कि अपना वेंटिलेशन कैसे होता है। उसके बाद में अपन ने एक लेक्चर, लास्ट लेक्चर जो अपन ने देखा था, जो 6 नंबर का लेक्चर था, उसमें अपन ने न्यूरल कंट्रोल यानी नर्वस सिस्टम के थ्रू कैसे अपना रेस्पिरेटरी रिदम कंट्रोल की जाती है। आज अपन देखेंगे अपना आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। बच्चों, ये जो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन है ना, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है और अपने प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपने कहाँ काम आता है? जब अपन ट्रॉमा केस देखते हैं, कई बार आप एज ए डॉक्टर अपन देखते हैं, जब भी ट्रॉमा केस होता है, कोई इंसान डूब जाता है पानी में, किसी का दम घुट जाता है, किसी का एयर ब्लॉकेज होने के कारण, ब्लड वेसल्स में एयर ब्लॉकेज के कारण, हार्ट अटैक आने के कारण, लंग्स में ब्लॉकेज होने के कारण रेस्पिरेशन नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में अपन कैसे उसकी जान बचाएं और कैसे उसको रेस्पिरेशन करवा के अपन उसकी जान बता सके। आर्टिफिशियल का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। अपने नेचुरली अपनी बॉडी क्या है, रेस्पिरेशन करने की पावर जो है खो चुकी है, और उसको आर्टिफिशियली ह्यूमन के थ्रू या फिर किसी डॉक्टर या फिर मशीन के थ्रू अपन उसको क्या करते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस उसकी स्टार्ट करते हैं। तो उससे ही अपन क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। तो आज के लेक्चर में अपन यही देखेंगे कैसे अपन किसी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं आर्टिफिशियली रेस्पिरेशन करवा के ट्रॉमेटिकल केसेस में। और ये आपके प्रैक्टिकल और आपके थ्योरेटिकल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। आपको हम बहुत अच्छे डायग्राम्स और वीडियोस में आपको इस टॉपिक को समझाएंगे, जिससे आपको लाइफ टाइम याद रहेगा और आपके प्रैक्टिस में भी ये बहुत काम आने वाला है। तो चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देखो, ये है इंडिकेशन, यानी किस किस कंडीशन में आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की जरूरत पड़ती है। तो अपन देखते हैं सबसे पहले, एक तो कोई भी इंसान को, कोई भी व्यक्ति है जिसको रेस्पिरेशन नहीं हो पा रहा, यानी किसी भी कारण रेस्पिरेशन वो नहीं कर पा रहा, तो एक तो वो कंडीशन होगी, जैसे अस्थमा वाले कंडीशन में कई बार क्या होता है, सांस नहीं आ पाती, ज़्यादा चलने पे क्या होता है, ब्लॉकेज होता है, रेस्पिरेशन नहीं कर पाता, तो उस कंडीशन में अपन को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना है। ठीक है। फिर हार्ट जो है कंटिन्यूस पंप करने के कारण वो बीट करता है, हाई बीट के कारण क्या होता है, कई बार बबल्स बन जाते हैं, और एयर बबल के कारण क्या होता है, स्ट्रोक आ जाता है, और जिसके कारण क्या होता है, हार्ट जो है रेस्पिरेशन, ब्लड अगर फ्लो नहीं करता स्पीड से तो क्या होगा, रेस्पिरेशन में भी दिक्कत आती है। उसके बाद में एक कंडीशन होती है डाउनिंग। डाउनिंग मतलब पानी में डूब गया। कई बार देखते हो आप, जब पानी में कोई व्यक्ति डूब जाता है तो अपन उसको बाहर निकाल के वेंटिलेट करते हैं, उसका जो लंग्स है, टैकिया है, उसको क्लीन करते हैं एयर पैसेज को, जिससे क्या है वो अपने, जैसे अपन सीपीआर देते हैं, ये सारी कंडीशन से क्या होता है, हार्ट वर्क करने लग जाता है। प्लस अपने जो जितना भी माउथ से अपन सक करते हैं, जिससे क्या गया, जो माउथ टू माउथ सक का मैकेनिज्म है, अपन देखेंगे आपके मैन्युअली जो डॉक्टर्स करते हैं, जैसे 4 तरीके के आगे पढ़ेंगे अपन, उसमें दिखाया एक माउथ टू माउथ। डाउनिंग की कंडीशन में जब वाटर तकिया के अंदर चला जाता है, लंग्स के अंदर चला जाता है, तो उसको बाहर निकालने के लिए डॉक्टर्स माउथ टू माउथ जो रेस्पिरेशन है उसको परफॉर्म करते हैं, जिससे क्या है डाउनिंग की कंडीशन से इंसान की जान बचा सकें। ठीक है। उसके बाद में एक कंडीशन आती है सफोकेशन। आजकल तो सब सिगरेट पीते हैं, जो बच्चे हैं आजकल की छोटी छोटी जनरेशन भी सिगरेट पीते हैं, तो सिगरेट पीने से कई बार क्या होता है, जो गैसेज होती है निकोटीन प्लस तो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोक्साइड में चेंज हो जाती है, और ये क्या कहती है, सफोकेशन कहती है। अगर क्लोज रूम में अगर आप बैठे हो और आप स्मोकिंग कर रहे हैं कोई व्यक्ति वहाँ पे, तो आपको क्या होगा, सफोकेशन होगा, रेस्पिरेटरी में क्या होगा, वो जो अपना रेस्पिरेशन है वो डैमेज होगा और वो नहीं हो पाएगा, जिसके कारण अपन को क्या करना है, उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेट कैसे करें ये देखेंगे। फिर अपन पैरालिसिस की कंडीशन में भी अपन ये जो मसल्स है रेस्पिरेटरी मसल, जो डायफ्राम है, इंटरकोस्टल मसल है, एक्सटर्नल इंटरनल, और अपनी पेक्टोरिस मसल्स है, ये सारी की सारी जो है अपनी जो है रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं। और डायफ्राम तो आपको पता ही 70% जो रेस्पिरेशन है डायफ्राम के थ्रू ही होता है। तो आपको ये मसल्स अगर पैरालाइज होगी तो आपका जो रेस्पिरेटरी फंक्शन है वो पूरा पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो अपन को उसको कंट्रोल कैसे, आर्टिफिशियली फिर अपन को रेस्पिरेशन करना पड़ता है। कुछ कंडीशन होती है, जैसे आपने देखा होगा एक आयरन चैम्बर होता है, जिसके अंदर व्यक्ति को डाल दिया जाता है, क्योंकि उसकी मसल्स काम नहीं करती है, उस कारण अपन देखेंगे जो अपना आयरन चैम्बर है, आयरन स्टील चैम्बर, उसके अंदर व्यक्ति को डाला जाता है। आप एक एग्जाम्पल दे, आपको वीडियो के थ्रू हम दिखाएंगे कि कैसे वो एक व्यक्ति है जो बचपन से उसको ये दिक्कत थी, वो 70 साल तक उस चैम्बर में अपनी लाइफ को स्पैन किया है, और उसने बुक्स भी लिखी है। ठीक है। तो अपन हम आपको दिखाएंगे कि ये
कैसी कंडीशन होती है। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल शॉक, आपको पता है कई बार शॉक लग जाता है बिजली के करंट के कारण, व्यक्ति के शॉक लगने से वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक होने के कारण उसको आर्टिफिशियली रेस्पिरेशन करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, ये सारी कंडीशन थी जो हमने आपको बताई। अब अपन देखते हैं आगे, जो अपना आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन है ये कब स्टार्ट करना चाहिए अपन को। एट साइट ऑफ एक्सीडेंट, कोई भी एक्सीडेंट हो गया, जब है ना इंसान सांस नहीं ले पा रहा, एक्सीडेंट हो गया, ब्लीडिंग हो गई, टॉमेटिकल कंडीशन है, तो उसको अपन को एक्सटर्नली ऑक्सीजन सिलेंडर पे रखना होता है, वो आपको कंपलसरी है, वो आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद में जब तक वो कंटिन्यू नहीं हो जाता, शिफ्ट नहीं हो जाता हॉस्पिटल तक, तब तक आपको ऑटोमेटिक, आप देखते हो एम्बुलेंस के अंदर भी ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, ऑक्सीजन कैप होती है, वो सारी लगा के अपन एम्बुलेंस से जब तक पेशेंट हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकता तब तक अपन क्या देते हैं उसको, ऑक्सीजन देते थ्रू सिलेंडर। ठीक है, समझ गए। फिर अपन देते हैं एक और कंडीशन है, इस जब पेशेंट जो होता है जब स्टार्ट कर देता है ब्रीथिंग बाय ऑन एक्ट रेस्पिरेशन, तब अपन उसको रिलीफ दे देते हैं, यानी फिर अपन को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने की जरूरत नहीं है जब तक वो ब्रीथिंग स्टार्ट कर देता है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं अगला जो है आर्टिफिशियली रेस्पिरेशन। दो तरीके के होते हैं, एक तो मैनुअल मेथड और एक मैकेनिकल मेथड। मैनुअल में वही जो है मैन के थ्रू होगा, यानी ह्यूमंस करेंगे, मशीन का कोई रोल नहीं होगा। लेकिन जो मैकेनिकल है उसमें अपन मशीन्स का यूज़ करेंगे, जो मशीनरीज है उसका यहाँ पे यूज़ आएगा। अब सबसे पहले अपन देख लेते हैं मैकेनिकल, कि कौन कौन सी मशीन। तो दो चीज़ें हैं, एक तो अपने होते हैं आर्टिफिशियल जो रेस्पिरेशन है लॉन्ग पीरियड तक चलाने के लिए अपन को मैकेनिकल है, शॉर्ट पीरियड के लिए क्या होता है अपना मैनुअल होता है। मैनुअल जैसे कोई पानी में डूब गया, डाउनिंग हो गया, पानी ब्लॉक है, तो उसका पानी निकाल दोगे तो रेस्पिरेशन उसका स्टार्ट हो जाएगा, तो वो माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन वो मैनुअली अपन कर देते हैं। बट कुछ ये ऐसी कंडीशन है जैसे अपनी नर्व्स जो है, जो अपनी मसल्स है रेस्पिरेटरी मसल्स, उसकी पैरालाइसिस हो गया, तब अपन मैकेनिकल मैनुअली नहीं कर पाएंगे, अपन को मैकेनिकल का सपोर्ट लेना पड़ेगा। उस कंडीशन में अपन मैकेनिकल का सपोर्ट लेंगे, क्योंकि अगर मैनुअली करेंगे तो आप कब तक करते रहोगे, आप रुके पेशेंट की जान चली जाएगी, आपको जब तक करना पड़ेगा जब तक उसकी मसल तो कभी काम नहीं होगी, पैरालाइज हो चुकी है। तो आपको क्या है, मैनुअली अगर आप करोगे तो वो उसकी जान नहीं बच सकती है, इसलिए आपको वहाँ पे मैकेनिकल की जरूरत पड़ेगी। लाइफ टाइम वो रेस्पिरेशन पे ही रहेगा। कई बार जो लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर होती है, बड़ी बड़ी डिजीज़ हो जाती है, जिस टाइम पे जो व्यक्ति है अपनी लास्ट टाइम पे सांसें नहीं ले पाता, दम घुटता है, ऑक्सीजन वो जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो नहीं ले पाता, तो अपन वेंटिलेटर का यूज़ करते हैं। एक डिवाइस होती है वेंटिलेटर, जिसके अंदर अपन व्यक्ति को रख देते हैं और उसके अंदर आर्टिफिशियली ऑक्सीजन उसको दी जाती है, क्योंकि उसके जो लंग्स है और बाकी सब चीज़ें वो क्या हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, इसलिए अपन को उस जगह पे मैकेनिकल की ही जरूरत पड़ती है, अपन मैनुअली उसको रेस्पिरेशन नहीं दे सकते। मैनुअली कोई ट्रॉमा केस हुआ तुरंत, जैसे कोई पानी में डूब गया, किसी के स्मॉल ब्लॉकेज है, उसका ब्लॉकेज हटाते ही वो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में अपन मैनुअली देते हैं। ठीक है, समझ गए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब अपन देखते हैं मैकेनिकल में रेस्पिरेटरी फेलियर ड्यू टू पैरालिसिस। देखो इसमें लिखा हुआ है पैरालिसिस की कंडीशन में अपन मैनुअली नहीं कर पाएंगे, वरना पेशेंट की डेथ हो जाती है। जैसे डायफ्राम पैरालाइज हो गया, 70% रेस्पिरेशन में काम आता है। इंटरकोस्टल मसल्स हो गए वो 20% आते हैं, पेक्टोरिस मसल्स है ना, स्टेर्नोक्लेनोमेस्टोइड मसल कुछ कुछ परसेंटेज में काम आती है। तो ये अगर पैरालाइज हो गई तो अपन को मैकेनिकल की जरूरत पड़ेगी, मशीन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसको लाइफ टाइम फिर रेस्पिरेशन की जरूरत है। इसलिए अपन को लाइफ टाइम अगर जिस काम के लिए करना है तो अपन मैनुअली एक ह्यूमन नहीं कर पाता, उसके लिए अपन को मशीन की जरूरत पड़ती है। अब उसमें दो मेथड आते हैं, डिंकर मेथड आता है, एक वेंटिलेशन मेथड। वेंटिलेशन मेथड तो आपने बहुत नॉर्मली हर जगह सुना होगा कि आज इस व्यक्ति को वेंटिलेटर पे रखा है। तो वेंटिलेटर का मतलब यही होता है लास्ट टाइम पे अगर लंग्स अपने एकदम ही काम करना बंद कर दिए, प्रॉपर वर्क करना फेल हो गया लंग्स का, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, वेंटिलेटर की जरूरत लेते हैं। उसमें पाइप चली जाती है, रबर ट्यूब, और वो रबर ट्यूब क्या करती है, उसके अंदर एयर प्रेशर करती है, इंस्पिरेशन करवाती है, ऑक्सीजन प्रेशर के थ्रू मशीन से जाया जाती है। उसके बाद में अपन देखते हैं डिंकर मेथड। डिंकर मेथड एक तरीके से वही आयरन लंग चैम्बर, आयरन लंग चैम्बर एक आयरन का चैम्बर होता है जिसके अंदर नीचे जो होता है वो प्रेशर खींचता है, एक तरीके से डायफ्राम। एक आपने पिस्टल देखा होगा, पिस्टल जैसा प्रेशर इसमें बनाना पड़ता है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, क्योंकि इसमें डायफ्राम मसल जो मसल का पैरालाइसिस हो जाता है, तो उस कंडीशन में अपन को क्या करना है, डिंकर्स मेथड का यूज़ करना है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक आयरन लंग चैम्बर होता है या फिर टैंक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ये इक्विपमेंट है, एयर टाइट चैम्बर होता है, पूरा एयर टाइट चैम्बर होता है, बाहर वैक्यूम बना देते हैं, अंदर अंदर वैक्यूम कंडीशन क्रिएट करनी पड़ती है। ये स्टील का हो सकता है या फिर आयरन का हो सकता है। इसका क्या काम होता है, ये एक चैम्बर होता है, इसमें क्या होता है कि जो अपना माउथ है, नेक रीजन से लेकर जो हेड रीजन है वो तो बाहर की तरफ होता है, बाकी अपनी पूरी की पूरी जो बॉडी है यानी नेक और हेड रीजन तो बाहर की तरफ होगा, और बाकी जो अपना थोरेक्स यानी एब्डोमेन, ये जो
टंग रीजन है और अपनी एक्सट्रीमिटीज़ है और लोअर अपर, ये सारी की सारी उस चैम्बर के अंदर होती है, ठीक है। उसके बाद में ये क्या है, इसके अंदर जो होता है जो है पंप है ना, वो प्रेशर होता है, और प्रेशर जो होता है इनसाइड द चैम्बर मेड होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रेशर बनते हैं। जो नेगेटिव प्रेशर होता है वो इंस्पिरेशन के लिए काम आता है, और जो पॉजिटिव प्रेशर होता है उससे क्या होता है, एक्सपिरेशन होता है। अब नेगेटिव प्रेशर जो है चैम्बर जब सब्जेक्ट थोरेसिक केज जब एक्सपेंड करेगा तो नेगेटिव प्रेशर बनेगा, और उससे क्या होगा, इंस्पिरेशन। और थोरेसिक केज जब सुकड़ेगा यानी एक्सपेंड की जगह वो कॉन्टेक्ट होगा, उस टाइम पे क्या होगा, जो है अपनी प्रेशर क्या होगा, पॉजिटिव होगा और एक्सपिरेशन होगा। देखो एक वीडियो के थ्रू अपन आपको ये दिखाते हैं कि जो आयरन चेम्बर है किस तरीके से काम करता है। देखो ये एक वीडियो है, इसमें आप ध्यान से देखिए, एक व्यक्ति है, इसको आयरन चेम्बर में रखा गया। ये देखो आपको पता ही है, ये एक मनुष्य है जो 70 साल से इसका क्या है, इसी में ये अपनी लाइफ स्पान कर रहा है। बीच में ये डिजीज़ हुई थी जिसके कारण कोई भी व्यक्ति है ना, प्लेग और ये जो अपनी महामारी थी उसमें क्या है कि इनके क्या है, लंग्स काम करना बंद कर चुके थे, तो इनको एयर रेस्पिरेशन कराने के, देखो ये आयरन मैन चेम्बर है, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे प्रेशर बन रहा है, और ये प्रेशर जो है नेगेटिव और पॉजिटिव प्रेशर जाता है वो मशीन से खींचता है, वो मशीन से खींच के नीचे खींचेगा, जैसे ही थोड़े एक्सपेंड होगा इंस्पिरेशन हो जाएगा, फिर जैसे ही वो रिलैक्स करेगा अंदर की तरफ शिफ्ट होगा तो वो एक्सपिरेशन कर देगा। तो ये प्रोसेस जब लंग्स की मसल्स काम नहीं कर पाती, आर्टिफिशियली मसल्स जो पैरालाइज हो चुकी होती है, जिस कंडीशन में अपन को इसकी जरूरत पड़ती है, और इससे बच्चों 70 साल तक एक मनुष्य की इसने ज़िंदगी बचाई है। तो ये मशीन का आपको पता होना चाहिए, आपको समझ में आया होगा वीडियो से, ठीक है बच्चों। अब अगला अपन देखते हैं, अब इसमें वेंटिलेटर मशीन जो वेंटिलेटर है उसका देखते हैं। उसमें एक रबर ट्यूब होती है, इंट्रोड्यूस होती है अपनी टेकिया के थ्रू अपने लंग्स तक रहती है, और इसमें क्या है, एयर बाहर से ऑक्सीजन सिलेंडर के थ्रू दिया जाता है। बाय यूजिंग पंप एयर ऑक्सीजन इज पम्प्ड इनटू द लंग्स, और एक रबर ट्यूब होती है उससे हवा अंदर जाती है, इमीडिएटली इंस्पिरेशन होता है। ये आपको ईजी है, वेंटिलेटर तो ईजी है, बट आयरन मैन जो आयरन लंग चैम्बर है उसको आपको समझना जरूरी था, इसलिए हमने आपके लिए वीडियो लेके आए थे, और आप इस वीडियो से आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपन देखते हैं वेंटिलेटर, ठीक है, उसमें पाइप देखो ईजी है। वेंटिलेटर में एक ट्यूब लेते हैं, टैकिया के अंदर जो अपनी टैकिया है वहाँ से अंदर जाते हुए लंग्स तक जाती है, उसके सिलेंडर से वो कनेक्ट होती है ट्यूब, ऑक्सीजन सिलेंडर से कनेक्ट होती है, प्रेशर के थ्रू ऑक्सीजन अंदर दी जाती है, और वो एक्सपीरेशन वो किया जाता है उस ट्यूब के थ्रू, ठीक है, समझ गए। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, ये जो मोस्टली यूज होती है ना जब लंग्स एपरेटस यूज्ड फॉर द वेंटिलेशन इज वेंटिलेटर, ठीक है, मैंने आपको बताया था वेंटिलेटर इसका नाम है, और ये मोस्टली यूज होता है ट्रीटमेंट एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज, एक्यूट नॉट क्रोनिक, एक्यूट फेलियर होता है उस टाइम पे काम आती है। उसके बाद में अपन देखते हैं मैनुअल मेथड। मैनुअल में इसमें ह्यूमन बॉडी यानी डॉक्टर जो करता है अपने हाथों से, वो इसके 4 मेथड है। शॉर्ट टर्म के लिए होता है, अगर रेस्पिरेशन कोलैप्स हो रहा है शॉर्ट टर्म के लिए तो अपन को उसको स्टार्ट करना है, उसके लिए अपन मैनुअल मेथड का यूज़ करते हैं। अगर लॉन्ग टर्म है तो उसके लिए तो अपन को वेंटिलेटर और ये आयरन लंग चैम्बर का ही यूज़ लेना है, ठीक है। अब मैनुअल मेथड में देखते हैं, एक तो होता है सेफेस्ट मेथड, इसमें क्या होता है प्रोन प्रेशर मेथड यानी पीठ के बल अपन इसको करते हैं, और होल्गर नील्सन मेथड भी पीठ के बल ही होता है। फिर अपन आते हैं सिल्वेस्टर मेथड जो कि होता है आर्म को लिफ्ट ऊपर की तरफ करने से प्रेशर जो जनरेट होता है, जैसे हाथों को ऊपर करके प्रेशर जनरेट होता है, उससे एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन कराते हैं। उसके बाद में माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, ये डाउरिंग कंडीशन में अपने काम आता है। अब अपन देखते हैं जो आर्टिफिशियली रेस्पिरेशन है उसके प्रिकॉशन मेजर। एक तो आपको जो आप ये कर रहे हो मैनुअल मेथड है, इसमें एक तो जो पेशेंट है उसके क्लॉथ लूज होने चाहिए, टाइट क्लॉथ में वो नहीं हो पाएगा, परफॉर्म आप नहीं कर पाओगे, टाइट क्लॉथ नहीं होने चाहिए। अगर टाइट क्लॉथ उसने पहन रखे हैं तो आपको उसके क्लॉथ खोल देने हैं, ठीक है। दूसरा, एक पेशेंट जो होता है गर्म होना चाहिए, वार्म टेम्परेचर में आपको पेशेंट को रखना है। उसके बाद में तीसरी चीज़, उसका जो पैसेज है माउथ का और नोज का वो पूरा क्लीन हो जाए, कोई भी ब्लॉकेज नहीं हो, उसने कुछ खा रखा है तो उसका वो पैसेज आपको क्लीन करना है, फिर आपको वो परफॉर्म करना है। फिर डेंचर रिमूव कर दो, और पेशेंट जो है उसको टेकन करना है फ्रेश एटमॉस्फेयर, यानी ऐसे नहीं है कि जब कोई पानी में डूब के बाहर आ रहा है व्यक्ति तो आप उसको है ना तुरंत उसके टाइट कपड़े हैं तो उसके कपड़े खोलो ऊपर के शर्ट के, और उसके बाद में आप उसके क्या है जो लंग्स हैं उसको पैसेज जैसे माउथ है उसको क्लीन करो कि कुछ अटक तो नहीं रहा है टेकिया में, उसको क्लीन करो। और साइड में अगर भीड़ हो रखी है तो उन भीड़ को बोलो कि आप थोड़ा दूर हो जाए सफोकेशन होने के कारण, इसलिए अपन को फ्रेश एटमॉस्फेयर लेना है, क्लीन, वहाँ पे ज़्यादा सफोकेशन इन्वायरमेंट ना हो, समझ गए। ये अपन को ध्यान रखना है इस परफॉर्म करने के टाइम। और फिर अपन देखते हैं स्केफस मेथड। ये जो स्केफस मेथड है ना, इसमें क्या होता है डॉक्टर जो होता है ना
नी के दौरान, यानी जो अपने घुटने हैं, डॉक्टर के जो घुटने हैं उसके बल वो पेशेंट की वेस्ट यानी छाती के ऊपर रखते हैं साइड में, ठीक है। पुट पाम ऑफ द पेशेंट ऑन लॉइन, लॉइन जो है साइडों की साइड है ना, अपने हाथों को रख देता है पेशेंट के, ठीक है। फिर जो बेंड करते हैं पेशेंट फॉरवर्ड, डॉक्टर विल अप्लाई प्रेशर, बेंडिंग फॉरवर्ड डॉक्टर विल अप्लाई प्रेशर, मतलब डॉक्टर को पेशेंट को फॉरवर्ड करके प्रेशर करता है। उसमें अब देखो, एक तो होता है एब्डोमिनल विसरा को प्रेशर करेगा ऊपर की तरफ, तो होगा एक्सपीरेशन। और डॉक्टर जब जो है एक्सपीरेशन टेक प्लेस व्हेन डॉक्टर इज बेंडिंग बैकवर्ड, अब फिर उसको पीछे की तरफ जब वो मोड़ेगा तब उसका क्या होगा, इंस्पिरेशन होगा, ठीक है। और ये इंस्पिरेशन होता है 3 सेकंड के लिए होता है और एक्सपीरेशन होता है 2 सेकंड के लिए। और हॉलगर्स मेथड में फिर देखो, एक बार आपको फोटो दिखाते हैं। अब इसमें देखो अपना था स्किफस मेथड, ये आपको दिख रहा है, ये स्किफस मेथड। अब इस स्किफस मेथड में देखो प्रोन पोजीशन में पेशेंट लेटा हुआ है और उसके ऊपर ये जो पेशेंट है दोनों नीज उसने अपनी चेस्ट की साइड रख रखे है ना, वेस्ट की साइड जो अपनी कमर है ना उसकी साइड उसने रख रखा है। और उस कमर की साइड उसने रख लिया अपने घुटनों को और अपने हाथों से प्रेशर अप्लाई करा है। जब प्रेशर अप्लाई करेगा तो एक्सपीरेशन हो जाएगा ऊपर की तरफ, और जब वो रिलैक्स करेगा तब उसका क्या होगा, इंस्पिरेशन होगा, ठीक है। ये समझ गए। फिर होल्गर्स निल्सन मेथड में क्या होता है, व्यक्ति के जो डॉक्टर है उसके जो पैर है वो क्या होगा, उसके माउथ और नेक की साइड नीज को रखना है, फिर वो एक हाथ को पकड़ना है, फिर उसमें प्रेशर करेगा तो इंस्पिरेशन होगा, और इंस्पिरेशन और एक्सपीरियंस दोनों होगा। ये देखो आपको थ्योरी में बताते हैं। जो होल्गर्स निल्सन मेथड है इसमें देखो प्रोन पोजीशन है इजी, उसके बाद में ये जो डॉक्टर है नी को अपने नेक और फेस के पास रखता है और डॉक्टर क्या करता है, उसको पुश करता है आर्म को ऊपर की तरफ, तो क्या होगा, इंस्पिरेशन होगा। जो आर्म है उसको ऊपर की तरफ पुश करेगा, ये जो आर्म है डॉक्टर इसको ऊपर की तरफ पुश करेगा तो क्या होगा, इंस्पिरेशन होगा। फिर डॉक्टर क्या करेगा, उस आर्म को छोड़ देगा साइडों में और पुट हीज पाम ऑन पेशेंट, ये जो हाथ है उसको क्या करेगा, स्केपुला के ऊपर रखेगा और उसको बेंड कर देगा, जिससे क्या होगा, डीप प्रेशर यानी दबाएगा, जिससे क्या होगा, चेस्ट जो है उस पर प्रेशर आएगा, उसको प्रेशर आने से एक्सपीरेशन होगा। देखो ऐसा ही आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा। देखो होल्गर्स निल्सन में देखो यहाँ पे जैसे ही उसने प्रेशर अप्लाई किया तो क्या हुआ, पेशेंट का क्या हो गया, इंस्पिरेशन हो चुका है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं सिल्वेस्टर मेथड। अब सिल्वेस्टर मेथड सुपाइन पोजीशन है, आगे की तरफ होगा, आगे की तरफ डॉक्टर क्या करेगा, पहले नी को अपने पेशेंट के हेड और फेसिंग की साइड यानी सिर की साइड रख देगा। फिर क्या करेगा, पेशेंट को क्या करेगा, कैच द पेशेंट कॉन्शियस एंड बाय बेंडिंग फॉरवर्ड ही विल पुल द, जो है बेंड कर देगा और पेशेंट को क्या करेगा, पुल करेगा ऊपर की तरफ, हाथों को क्या करेगा, ऊपर की तरफ करेगा तो इंस्पिरेशन हो जाएगा। हाथों को ऊपर की तरफ देखो, एक तो इस सिल्वेस्टर में क्या करना है, पेशेंट के ऊपर जो माउथ की साइड बैठना है और सीधा लेटा देना है, फिर पेशेंट के माउथ है ना उसकी साइड दोनों के दोनों घुटने रख देना है और फिर दोनों हाथों को क्या करेगा, ऊपर की तरफ करेगा तो इंस्पिरेशन हो जाएगा। और फिर उसको क्या करेगा, बेंड कर देगा फॉरवर्ड, आगे की तरफ अगर ऐसे कर देगा, देखो एक तो ऊपर किया फिर आगे की तरफ बेंड करेगा फॉरवर्ड यानी चेस्ट के ऊपर रख देगा हाथों को, तो क्या हो जाएगा, एक्सपीरेशन। देखो ये डायग्राम में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले क्या किया, ये पेशेंट है, देखो सिल्वेस्टर मेथड में क्या किया, सबसे पहले हाथों को ऊपर किया, ये देखो ये कंडीशन, इसमें हाथों को ऊपर करने पे क्या हुआ, इसका क्या हो गया, इंस्पिरेशन। और जैसे ही हाथों को ऐसे किया तो क्या हो गया बच्चों, ये हो गया एक्सपीरेशन। हाथों को चेस्ट के पास लेके आएगा ना तो सिल्वेस्टर मेथड में क्या होगा, एक्सपीरेशन होगा। फिर उसके बाद में अब देखो अपन अगला देखते हैं, वो है माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन में क्या होता है, इसमें क्या है कि ये सबसे बेस्ट मेथड है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में। इसमें क्या होता है, डॉक्टर जो होता है नी के बल यानी अपने घुटनों के बल पेशेंट के नेक और फेस की तरफ बैठ जाता है, एक तकिया रखता है यानी पिलो जो है उसको अपने शोल्डर जो अपने कंधे हैं यहाँ पे शोल्डर के पास में तकिया रख देगा, पिलो रख देगा, जिससे क्या थोड़ा माउथ उसका अपसाइड हो जाए, नेक को फुल्ली एक्सटेंड करेगा। फिर क्या करेगा, लेफ्ट हैंड जो है पेशेंट का उससे नोस्ट्रिल को बंद कर देगा। टिश्यू पेपर इज पुट ऑन द पेशेंट माउथ, मुंह के ऊपर क्या करेगा, टिश्यू पेपर से साफ करेगा। उसके बाद में डॉक्टर क्या करेगा, ये जो अपने माउथ है इसमें क्या करेगा, माउथ को जो ओपन करेगा ऐसे और फिर उसमें जो एयर है बाहर से पेशेंट में एयर फील करेगा, जैसे सीपीआर में कहते हैं सेम वही कंडीशन। फिर माउथ टू माउथ क्या करेगा, एक डॉक्टर का पेशेंट के माउथ, पेशेंट को जो है डॉक्टर की एयर जो है एक्सपायर्ड वो पेशेंट के माउथ में है। इससे क्या होगा, जो CO2 जो होती है ना अपनी बच्चों, वो CO2 जो है उस पेशेंट के माउथ में जाएगा, जिससे जो उसका केमिकल
जो है केमिकल रेस्पॉन्स CO2 की कंसनट्रेशन जाएगी तो स्टिमुलेट हो जाएगा। CO2 स्टिमुलेट कर देगा पेशेंट की रेस्पिरेटरी सेंटर को, न्यूमोटॉक्सिक और एपनियोटिक सेंटर पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, उसको स्टिमुलेट करेगा, जिससे क्या होगा, रेस्पिरेशन रिदम उसकी स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आया? आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप हमें ले सकते हो नोट्स को। और अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वायरी हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर नीचे दिए गए हैं, उस पर आप जाके देख सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो। और अगर आपको कोई क्वायरी हो तो आप हमें बेझिझक पूछिए। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल।